हेलो। हेलो संजीव जी, मैं सुहासिनी बोल रही हूँ दिल्ली से। पृथ्वी ने मुझे आपका फ़ोन नंबर दिया है। ओ हाँ सुहासिनी, वो पृथ्वी ने बताया था मुझे, मैंने एसडीएम से बात की है। देखिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फरहा ने मुझे अभी फ़ोन किया था। वो कह रही थी कि उसके घर वाले उसकी शादी कल नासिर से करवा देंगे। ओह नो सुहासिनी, मैंने यहाँ के एसडीएम अनुरुद्ध सिन्हा से बात की है। उन्होंने कहा है वो कल सुबह तक शेखुद्दीन का पता लगा लेंगे। लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। आप प्लीज़ एक काम कीजिए, मुझे एसडीएम का नंबर दे दीजिए, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। हमें फरहा को बचाना ही होगा। होल्ड ऑन, मैं नंबर देता हूँ। हेलो। हेलो अनिरुद्ध सर, मैं सुहासिनी दास बोल रही हूँ दिल्ली से। मुझे आपका नंबर संजीव मेहरा जी ने दिया है। ये कोई वक्त है फ़ोन करने का? मैंने संजीव से कहा था मैं कल उसे बता दूंगा। लेकिन सर वो जो लड़की है फरहा, जिसके बारे में संजीव ने आपसे बात की थी, कल सुबह उसकी माँ और मामा उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा देना चाहते हैं। हमें उससे पहले कुछ करना होगा सर। अब इतनी रात को मैं कुछ नहीं कर सकता। सर प्लीज़ सर, ये एक 14 साल की लड़की की ज़िंदगी का सवाल है। वो एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वो आगे जाकर बहुत कुछ करेगी। हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा सर। सर इस वक्त मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद हूँ और आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। प्लीज़ सर। उस रात सिर्फ एक ही ख्याल मेरे दिमाग में था, फरहा को बचाने का, उसके सपनों, उसकी उम्मीदों को बचाने का, उसके इस विश्वास को बचाने का कि मेहनत करो तो कुछ भी हो सकता है। उसने मुझ पर भरोसा किया था और वो भरोसा मैं टूटने नहीं दे सकती थी। उस रात जैसे उसकी और मेरी उम्मीदें आपस में जुड़ गई थी। मैंने गया कि पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के साथ बात की है, उनसे बात करो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उनका नाम कुलजीत सिंह है, नंबर 44456789। शेखुद्दीन कादिर? जी सर, शेखुद्दीन कादिर, वो फरहा का मामा है। ठीक है, मैं रिकॉर्ड चेक करवाता हूँ। इंस्पेक्टर ने क्या कहा? उनके पास शेखुद्दीन कादिर के रिकॉर्ड्स हैं, वो उन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने पटना सीसीसी के मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देती हूँ। प्लीज़ मोनाली जी कुछ जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं जानती हूँ सुहासिनी, लेट मी कॉन्टैक्ट देम। सर ये शेखुद्दीन महबूब नगर में रहता है। इसका मतलब वो लड़की फरहा और उसके घर वाले भी वहीं होंगे। चलो। सर चाइल्ड केयर कमेटी से एक लेडी भी हमारे साथ वहाँ आएंगी। वेरी गुड। क्या हुआ साहब? फरहा अनवर खान कहाँ है? हुआ क्या है साहब? अंदर जाके लेके आओ सबको। बात क्या है साहब? कुछ बताइए तो सही। अरे साहब मेरी बात तो सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रही हूँ साहब, ये झूठी शिकायत की है आपने। अरे देखो साहब, ये हमारे घर का मामला है, इसमें बाहर वाले क्यों पड़ रहे हैं? फरहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल की है मैडम जी, मुझसे पूछिए, मैं इसकी माँ हूँ। जब सवाल पूछा जाए तब बोलना, अभी चुप रहो। साहब ये सही बोल रही है, लड़की की उम्र 18 साल है, बालिग है ये। तो चुप बैठेगा, लड़की को बोलने देगा? बेटा फरहा डरो मत, बताओ कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 साल। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना गैर कानूनी है, जानते हो ना तुम लोग ये सब? ओ मैडम जी, ये हमारे घर का मामला है, क्या करना है क्या नहीं करना है हमें तय करने दीजिए। आप क्यों घुसी पड़ी जा रही है खामखा? तुम लड़की के बाप हो ना? जी साहब। 14 साल की बच्ची की शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया तुमने? साहब मैंने कुछ नहीं किया,
ये तो इसकी माँ और मामा जबरदस्ती इसका निकाह करवा रहे हैं। अबे क्या उम्र है तेरी? 27 साल साहब। और तुम दोनों या तो अभी इसी वक्त हमें लिख के दोगे कि फरहा के 18 साल की होने से पहले कोई भी शादी के लिए उससे जबरदस्ती नहीं करेगा, वरना तुम सबको हवालात में डाल दूंगा मैं। और हाँ, गलती से भी ये मत सोच लेना कि उसे चुपचाप कहीं और ले जाकर अपनी मर्जी का कुछ भी कर लोगे तुम लोग। अगर ऐसा कुछ भी किया ना तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी तुम सबकी। और तू, तेरा तड़ी पार खत्म हो गया ना? रिकॉर्ड देखे हैं मैंने, दोबारा तड़ी पार करवा दूंगा, समझा ना? बेवकूफ लड़की, तुझे क्या लगता है तेरी वो सुहासिनी दीदी तेरी जिंदगी सुधार देगी? हाँ, कम से कम वो आपकी तरह मेरी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर रही है। जुबान लड़ाती है तू मुझसे? हाँ, जुबान लड़ाती है? बस आज के बाद तुम फराह पे हाथ नहीं उठाओगी। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना इसे पढ़ने भेजते और ना आज ये फसाद होता। क्या हुआ? अरे मुंह क्यों लटकाए बैठा है? तेरा निकाह तो इसी से होगा, बस थोड़ा तूफान थमने का इंतजार कर ले, फिर लेते हैं इसको भी लपेटे में। हेलो मोनाली जी, हाँ कुछ पता चला? हाँ सुहासिनी, पुलिस ने कल रात को ही उन सबको पकड़ लिया था और उन्होंने उसके पेरेंट्स से ये अंडरटेकिंग ली है कि वो फराह के 18 साल के होने से पहले उसका निकाह नहीं करेंगे। That's great news, मोनाली जी. Thank you so much. Not at all. Keep up the good work. Okay, bye. ये मामला अभी के लिए सुलझ गया था। फराह पर आई मुसीबत टल चुकी थी, लेकिन सुहासिनी को अब भी फराह की, उसकी पढ़ाई की फिक्र थी। सुहासिनी दिल्ली में थी और फराह बिहार में। फिलहाल हालात सुधर गए थे, लेकिन क्या आगे भी ऐसा ही होने वाला था? जी सर, मैं जल्दी यहाँ एक स्कूल में जाना शुरू कर दूंगी। अब तुम पर कोई दबाव तो नहीं डाल रहा? नहीं सर, अब्बा को भी यहाँ नौकरी मिल गई है, अब हम यहीं रहेंगे। ठीक है, फोन करते रहना और हम लोग भी फोन करते रहेंगे। अपना ध्यान रखना। हमको फराह पर यहीं से नजर रखनी है। आई विश मैं खुद वहां जाकर उसे देख सकती हूँ। नहीं नहीं सुहासिनी, ये सेफ नहीं है। वैसे भी जो हुआ है उसकी वजह से वो लोग बहुत गुस्से में होंगे। उनकी सबसे ज़्यादा नाराजगी तुम पर होगी। You're right. मैंने इस बात से समझौता कर लिया था कि शायद किस्मत में यही लिखा था, लेकिन फिर भी मेरे मन में डर था। पता नहीं फरहा वहाँ ठीक होगी भी या नहीं। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती थी। मैं अपने काम में बिजी रहने लगी, लेकिन फिर भी रोज़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फरहा का ख्याल मुझे सताता रहता था। मुझे उसकी फिक्र थी। मैं चाहती थी कि उससे ज़िंदगी में वो सब कुछ मिले जिसके उसने सपने देखे थे। और फिर ज़िंदगी के इस कलाइडोस्कोप ने एक और नया मोड़ लिया। आज हम सिंगुलर और प्लूरल सीखेंगे। दीदी फराह वापस आ गई है। क्या? हाँ दीदी, वो अपने घर वालों के साथ वापस आ गई है।
कैसी है तू फरहा? मैं ठीक हूँ दीदी। तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। दीदी मैं यहाँ हूँ तो आपकी वजह से। थैंक यू। मुझे फ़ोन पे सच भी नहीं बताने देते थे, और शेखू मामा वो तो मेरे गले पे छुरा रख के खड़े रहते थे। अम्मी का तो मुझे किसी स्कूल में डालने का कोई इरादा नहीं था। वो तो पुलिस के डर से वो मेरा निकाह नहीं कर पाए, और फिर एक दिन अब्बू और शेखू मामा के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। फिर अब्बू हम सबको लेकर दिल्ली वापस आ गए। और नासिर, वो अब कहाँ है? वो वापस नहीं आया। चलो, अब हम इन सब बातों को भूल जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। अब तुम जल्दी से स्कूल वापस आ जाओ। मैं भी वही चाहती हूँ दीदी। फौजिया जी, मैं जानती हूँ इस वक्त आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन एक ना एक दिन आप जरूर जानेंगी कि मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। मैडम जी, मैं भी चाहता हूँ कि हमें दोबारा फराह को स्कूल भेज देना चाहिए। फराह अच्छी स्टूडेंट है, इसलिए मैं इसे वापस ले सकता हूँ, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूँ, माजिद को मैं वापस एडमिट नहीं कर सकता। क्यों सर? फराह तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने सारे रूल्स नहीं तोड़ सकता। ऐसा मत कीजिए सर, जो कुछ भी हुआ उसमें माजिद की कोई गलती नहीं थी। आई एम सॉरी फराह, लेकिन इस वक्त ये एडमिशन सिर्फ तुम्हें मिल सकता है। नहीं दीदी, जब तक मेरे भाई को स्कूल में वापस नहीं लेते मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। फराह, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे, तुम स्कूल शुरू तो करो। नहीं, मैं माजिद के साथ ही स्कूल आऊंगी। फराह, तुम ऐसे जिद करोगी तो स्कूल का 1 साल मिस कर जाओगी। माजिद का भी तो 1 साल मिस हो जाएगा ना। मैं चाहती हूँ कि वो भी पढ़े लिखे, वरना वो बड़ा होकर मामा और नासिर की तरह एक बुरा आदमी बन के रह जाएगा। इसलिए जब तक माजिद स्कूल नहीं जाता मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। सुहासिनी, कम ऑन, इस तरह की ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी। ये एक सपोर्ट बेस्ड स्कूल है और इसे हम एक सर्विसमैन ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से शुरू किया है। पीएफए अच्छा काम कर रही है और इसीलिए हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया। सर, आप भी जानते हैं कि फराह बहुत अच्छी स्टूडेंट है, वो बहुत आगे तक जाएगी अगर उसे एक चांस मिला तो। केवल उसके ब्राइट होने की वजह से मैं अपने सारे रूल्स नहीं तोड़ सकता। सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ अब फराह और माजिद पिछले बार की तरह कोई रूल्स नहीं तोड़ेंगे। प्लीज सर। चलो, अब लगता है कि फराह की जिंदगी आसान हो जाएगी। और आई होप उसकी पढ़ाई में कोई अड़चन ना है। लेकिन मुझे हमेशा फराह की फिक्र लगी रहेगी। नासिर कभी भी वापस आ सकता है और जब तक फराह 18 साल की नहीं हो जाती उसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये अच्छा है कि वो यहीं है, हमारी आंखों के सामने। हाँ, बट हमें उसके और उसके घर वालों पे नज़र रखनी पड़ेगी। मेरा डर बेवजह नहीं था। मुझे पता था कि फौजिया बहुत गुस्से में थी, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फराह का स्कूल आना जाना चलता रहा और फौजिया का गुस्सा भी बरकरार रहा। रोज रोज अपनी अम्मी और अब्बा के बीच होते झगड़ों से फराह परेशान हो गई थी। फौजिया अक्सर गुस्से में फराह को मारती पीटती भी थी। हर रोज किसी न किसी बहाने से फौजिया अपना गुस्सा फराह पर निकाल रही थी। मैं हमेशा यही सोचती हूँ पापा कि अब इस लड़की को बचाने के लिए मैं क्या करूँ। बेटा, तू वैसे ही कितना कुछ कर रही है, इसके आगे बेटा किसी के घर की बात में पड़ना तो किसी मुसीबत में न फंस जाए। मैं जानती हूँ पापा, लेकिन मुझे उस लड़की से बहुत लगाव है। तो उसकी माँ से बात करके देखना, अगर उसे समझ में आ जाए तो ठीक है। मैं जानता हूं तो पहले ही उनसे बात कर चुकी है, लेकिन बेटा बात करने से ज्यादा तो तू कुछ कर भी नहीं सकती। जी पापा। अच्छा होगा अगर सुहासिनी इस बात का ध्यान रखे कि किसी और की जिंदगी में ज्यादा दखल देना ठीक बात नहीं है। उसे पता है वो क्या कर रही है, जो भी कर रही है ठीक कर रही है, तो इतनी चिंता मत करो।
फराह की जिंदगी में थोड़ा सुधार तो आया था, लेकिन उसकी मां की वजह से अब भी उसके सामने थोड़ी बहुत मुश्किलें आती रहती थी। और फिर नासिर वापस लौट आया और फराह की जिंदगी की मुश्किलें और बढ़ी। माजिद, ए माजिद। हाँ मैं इधर आ। हाँ मैं एक पैकेट दूध लेके आ। अरे भाग के जा। फौजिया कुछ तो शर्म करो, ये तुम्हारी बेटी है। ये बात गया में ही तय हुई थी ना कि 18 साल से पहले फराह का निकाह नासिर से नहीं होगा। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? अम्मी, ये मेरी जिंदगी है, अब क्यों इसे बर्बाद कर रही है? अरे तू समझती क्यों नहीं है फौजिया? क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है? कैसी माँ है तू? चलो तुम्हें याद तो आया कि मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरी भी बेटी है फौजिया। अच्छा, तुम ही इस घर के भले बुरे की कब से समझ होने लगी? फौजिया, नाजिया की हालत देखो, इस उम्र में एक बच्चे की माँ है, उसकी हालत देखकर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? बेहतर होगा अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो। ये मेरे घर का मामला है, तुम्हें जितना बोलना था तुम बोल चुकी हो, अब बस। अभी मेरे घर से निकलो। अरे निकलो! काश किसी तरह से मैं फराह को वहां से निकाल सकती, एक ऐसी माँ से आजाद करा सकती जो अपनी ही बेटी की खुशियों को नजरअंदाज कर रही थी। मैं हर कहीं से, हर किसी से मदद मांग रही थी, लेकिन एक हद से आगे जाकर कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। सुहासिनी, हम फिर से जाकर फौजिया से बात करेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हम जो कर रहे हैं वो काफी नहीं है। फराह बहुत बड़ी मुश्किल में है, उसकी माँ तो गलत है ही और नासिर एक बुरा आदमी है, और फराह का मामा शेखुद्दीन वो एक बड़ा क्रिमिनल है। ठीक है, मैं उसके परिवार से जाकर बात करती हूँ। देखिए, गया में आपको एक बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था, और आप जानती हैं कि आपने लिख कर दिया था कि आपकी बेटी जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक आप उसकी शादी नहीं करेंगे। मैडम जी, मैंने भी इसके दिमाग में सही बात डालने की बहुत कोशिश की। फौजिया जी, अगर आप अपनी जिद पर अड़ी रही तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप पर क्रिमिनल केस होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि अम्मी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। नासिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था और अम्मी उसका साथ दे रही थी। हर बार किसी ना किसी तरह मैं खुद को बचा लेती हूँ। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलती, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूँ दीदी? सुहासिनी, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन अभी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। पृथ्वी, उस लड़की की हालत बहुत खराब है। वो आदमी कभी भी उस पर जबरदस्ती कर सकता है, और उसकी माँ, वो भी नासिर को ही सपोर्ट करेगी। वो डर डर के जी रही है पृथ्वी। हेलो मैडम, मैं सोहेल बोल रहा हूँ, फराह का अब्बा। जी सोहेल जी, बोलिए। मैडम, फौजिया अगले हफ्ते फराह का निकाह नासिर से करवाने वाली है। उसने अपने भाई शेखुद्दीन को भी बुलाया है, वो उसे जबरदस्ती कहीं लेके जाने वाले हैं। इस बार गया नहीं, कहीं और लेके जा रहे हैं। कुछ कीजिए मैडम, बचा लीजिए मेरी बेटी को। पिछले 6 महीने से हम फराह के माँ बाप से बात कर रहे हैं। जब जब तुमने हमें इन्फॉर्म किया तब तब हम उनसे मिलने गए थे। अब से बात करने से कोई फायदा नहीं है मोनाली जी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही तो मैं भी कह रही हूँ। नासिर हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूँ मोनाली जी?
फरहा को कैसे बचाऊं? शी इज जस्ट अ चाइल्ड। जब तक वो लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करते तब तक हम ये केस हाथ में नहीं ले सकते कानूनी तौर पर। बिना एफआईआर के हम उन्हें जाकर चेतावनी दे सकते हैं, समझा सकते हैं, जो कि अब साफ तौर पर काम नहीं कर रही है। अच्छा, फराह के पिता तुमसे मदद मांग रहे थे ना? हाँ। उनसे कहो कि वो फराह को लेकर पुलिस स्टेशन जाए और फौजिया और नासिर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करें। उसके बाद हम कोई एक्शन ले सकते हैं। ए मैडम, तुझे समझ में नहीं आता क्या? अपने काम से काम रख, समझी? सुहासिनी दीदी। फरहा, तुम्हारे अब्बा किधर है? अंदर है। जाओ उन्हें बुला कर लाओ। हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और तुम्हारे अम्मी और नासिर के खिलाफ कंप्लेंट लिख पाएंगे। मेरी औलाद को मेरे ही खिलाफ भड़का रही है? हाँ? तो तुम उसे चैन से जीने क्यों नहीं देते? चल मैं भी देखती हूँ तू कैसे मेरी शौहर और मेरी ही औलाद को भड़का के मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा। अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करें तो अभी के अभी नासिर को बोलो फरहा का पीछा छोड़ दे। खबरदार जो इसे कहीं भी ले जाने की कोशिश की तो। तुम होती कौन उसे रोकने वाली? उसके अब्बा उसके साथ है। जब पुलिस आएगा ना सब पता चल जाएगा। चलो तुम लोग। ये ना चुप चलो यहाँ से। इस लड़की को जो हमारे घर रोज आग लगाने आ जाती है। अजित सर, दीदी को बहुत चोट लगी है। अजित सर, आप जल्दी आ जाइए वरना वो लोग उन्हें मार डालेंगे। वो लोग उन्हें मारने के लिए पीछे पड़े। क्या? मैं अभी दिल्ली आ रहा हूं। क्या हुआ? बोलो ना। सुहासिनी को कुछ हुआ क्या? सुहासिनी बुरी तरह से जख्मी है। उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। सारे मेडिसिन ठीक से देख। डॉक्टर, कैसी? हाँ, उसके चेहरे पे 15 स्टिचेस हैं और 12 स्टिचेस हाथ पे। अब उसकी कंडीशन कैसी है? कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है। हाँ, पर वो ठीक हो सकती है। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। तो डॉक्टर, क्या हम उससे मिल सकते हैं? कल शाम को हम लोग उसे वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं। तब तक हम लोग उसे सीडेटिव्स पे रखेंगे। उसके बाद आप मिल सकते हो। सुहासिनी हॉस्पिटल में है सर। उसको कई जगह स्टिचेस भी आए हैं। साहब, मेरी बीवी उसके पीछे भागी और वो अभी तक घर नहीं आई। लड़की की कंप्लेंट लिखो, तब तक हम इस नासिर और फौजी का पता लगाते हैं। सोहेल जी, अब आपको एफआईआर दर्ज करा लेनी चाहिए। पानी सर के ऊपर जा चुका है और ये लोग खून खराबे पे उतर आए हैं। यहाँ कोई नहीं है साहब। ये औरत फौजिया और नासिर कहाँ है? वापस आए थे? नहीं साहब, लेकिन आप मुमताज के घर पे देखिए। फौजिया उसकी करीबी थी। हो सकता है वो वहीं छुपी हो। सर, अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मुमताज का घर दिखाओ। आइए ना साहब। वो रहा साहब, वो पीले दरवाजे वाला घर उसका। मुमताज। जी साहब। फौजिया कहाँ है? अरे मैडम सुनो तो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उस लड़की को बचाने के लिए भाग रही थी। अरे मुझे नासिर कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब, वो भाग गया साहब।
मैंने कहा ना साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। साहब मेरी बात तो, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मुझे नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कोई बात ही नहीं सुनता है। पृथ्वी, सुहासिनी, कैसा फील कर रही हो तुम? सिर अभी भी भारी है। सुहासिनी, दोपहर तक तुम्हारे मम्मी पापा भी आ जाएंगे। फरा कैसी है? वो ठीक है ना? हाँ, फाइनली चिल्ड्रंस केयर कमेटी की कस्टडी में। और इसके वो ठीक है। फौजिया पुलिस की हिरासत में है। नासिर फरार है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। इस हमले ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन मैं फराह के लिए बहुत खुश थी। अब जाकर वो शांति से जिएगी। अब कोई उसे जबरदस्ती कुछ भी करवाने की कोशिश नहीं करेगा। अब वो जो करना चाहती है कर सकेगी। काश फौजिया ने अपनी बेटी को समझने की कोशिश की होती, ये जानने की कोशिश की होती कि फराह जिंदगी में कितना आगे जा सकती है। मैं भुवनेश्वर में वापस आ चुकी हूँ। धीरे धीरे ठीक भी हो रही हूँ। फराह की सब खबर रखती हूँ। घर वाले चाहते हैं कि अब मैं दिल्ली वापस ना जाऊँ और यहीं कोई जॉब ढूंढ लूँ, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकती कि मेरा मन अभी भी दिल्ली में ही है। फराह को अजीत, विनीत, पृथ्वी और प्राची स्पेशल क्लासेस दे रहे थे। हालात सुधर जाने के बाद वो फिर से अपना स्कूल ज्वाइन कर सकेगी। मैंने 4 साल पहले जब भुवनेश्वर छोड़ा था तो सोच भी नहीं सकती थी कि किसी से मेरा इतना गहरा नाता जुड़ जाएगा। कोई जो इतना दूर है, जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब फौजिया के खिलाफ केस चल ही रहा था, उसी बीच वो गुजर गई। नासिर की बहन पर प्रेशर डाला गया और नासिर ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। हाँ दीदी, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। मेरे माँ पापा भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। भुवनेश्वर में स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुहासिनी ने चाइल्ड केयर कमेटी और फराह के पिता से अनुरोध किया है कि वो फराह की कस्टडी लेकर उसे अपने साथ भुवनेश्वर ले जाना चाहती है। सब राजी हो गए, बस कुछ कानूनी औपचारिकताएं बची हैं, जिसके बाद उसे फराह की कस्टडी मिल जाएगी और पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद सुहासिनी फराह को अपने साथ ले जाएगी। ये समझना बहुत मुश्किल है कि एक माँ इस तरह अपनी नाबालिग बच्ची की शादी करवाने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी। एक ऐसी बेटी जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी और गरीब तबके की होते हुए भी उसमें बहुत कुछ करने की क्षमता भी थी, और उसका साथ दे रहे थे कुछ वॉलंटियर्स, हमारे और आपके जैसे लोग, जिन्हें इस लड़की का साथ देकर इन्हें एक उज्जवल भविष्य देने की संतुष्टि के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला था। बाल विवाह आज भी हमारे देश में एक बड़ी कुप्रथा है, हालांकि इसे गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और आर्थिक विकास से वंचित है। पृथ्वी, सुहासिनी और उनके साथियों द्वारा चलाया गया यह शिक्षा अभियान इस वक्त 70 स्टूडेंट्स को संस्थागत रूप से शिक्षा दे रहा है और 50 बच्चे सपोर्ट क्लासेस में पढ़ रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और कोशिश करें कि अगर हम अपने से कमजोर की किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं तो मदद का वो कदम जरूर उठाएं। जय हिंद।